जी, सभी को जय गुरु जी। जय निरदत्ति। हमारे परम हितैषी परम प्यारे गुरु जी के चरणों में सादर वंदन। उनके चरणों में प्रणाम। उनके चरणों की धूल एक आपसे यही बात कहेगा, गुरु जी का धन्यवाद, गुरु जी का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद, जिनके कारण आज ये क्लास हो पा रही है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि परमात्मा के कारण ही ये इतना आइडिया मिला हमारे को इस ऐसी टाइप की क्लास करने का, क्योंकि जो क्लास हम इस टाइप की आज करेंगे उससे पहले हमने वैसी क्लास कभी भी नहीं की होगी। तो आज कुछ अलग टाइप समझेंगे। कुछ भावनात्मक भी है, इमोशनल भी मिलेगा, सेंटिमेंटल भी है, समझने को भी है। लेकिन जो समझना पड़ेगा ना आज, वो खींच के निकालना पड़ेगा आपको वहीं से। बातों में से खींचना पड़ेगा, उन चीजों में से ढूंढ के निकालना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले गुरु जी को चरण वंदन प्रणाम। ओम श्री परमहंसाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। तो गुरु जी के लिए दो शब्द आपसे कहते हुए कि धरती कहती अंबर कहता, धरती कहती अंबर कहता बस यही तराना, गुरु आप ही वो पावन नूर हैं जिसमें उससे रोशन हुआ जमाना। गुरु आप ही वो पावन नूर हैं। नूर का अर्थ है रोशनी, जो सारे अंधेरे को मिटा दे। आपकी ही इस रोशनी से ज्ञान रूपी उजाला मिला, उजियारा हुआ, और ज्ञान रूपी अंधेरा मिट चुका है भी। इसलिए गुरु जी का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। आज जो हम पढ़ेंगे, हम कुछ अलग नजरिए से पढ़ेंगे। टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ अलग नजरिया, कुछ अलग तरीका, ये सब चीज जानने का प्रयास करेंगे ऑटिज्म के बारे में ही। लेकिन फिर से बात है कि नजरिया कुछ अलग होगा और तरीका इस पर कुछ अलग होगा। हो सकता है आपको अजीब लगे देखने में कि आज इसमें कुछ बताया ही नहीं, क्या हुआ है, लेकिन नजरिया है अलग, तरीका है अलग, कुछ नया ट्राई किया आज आप समझाने के लिए। क्योंकि हमें विश्वास है, परमात्मा पे विश्वास है कि परमात्मा आपको समझाएंगे। हमें समझाना तो आता नहीं, परमात्मा जरूर समझा देंगे आपको, इतना हमें विश्वास है परमात्मा पर। तो बात कुछ यूं हुई कि आज से कई समय पहले मान लीजिए, आज का मान लीजिए, अगले टाइम का मान लीजिए, क्या होता था कि दो बच्चे थे कुछ टाइम पहले भी, कुछ टाइम पहले मान लीजिए, अभी मान लीजिए। ये कहानी के रूप में आप समझिए कि दो बच्चे थे। एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़के का नाम था राहुल, लड़की का नाम था गीता। दिखने में कुछ ऐसे थे पहले बचपन में, साथ में पढ़ना, साथ में लिखना, खेलना कूदना सब चलता था। तो इनकी दोस्ती अच्छी थी। और बाद में ये बड़े होते गए, बड़े होते होते बोझ बढ़ा, पढ़ाई बढ़ी, चीजें बदलती गई, और इनका जो लाइफस्टाइल था, खेलने कूदने का, पढ़ने का, सोने का, उठने बैठने का, वो सब चेंज होता गया। कुछ समय बाद जाते जाते राहुल की हालत ऐसी थी, खाना पीना, सो गए, पानी पी लिया, एप्पल जूस पी लिया, खाना खा लिया, 5 मिनट बाद खाना खा लिया, 1 घंटे बाद भी खा लिया, आधे दिन के बाद भी खा लिया, नहीं भी खाया, अब सो गए, बाद में सो गए, नहीं भी सोए। तो ये चलता रहता था इनके लाइफस्टाइल में। इसी लाइफस्टाइल को फॉलो करती थी गीता भी, क्योंकि वो भी यंगस्टर थी। ये दोनों यंग थे। रात को खा लिया, सुबह भी खा लिया, रात को 3 बजे ऑर्डर कर दिया, पूरे दिन फोन चला लिया, बातें कर ली, प्लाना कर लिया, जिंकना कर लिया, और अपने लाइफस्टाइल की ऐसी तैसी कर दी। तो इन दो लोगों ने अपने साथ बचपन में, यंग में, अपनी लाइफ को पूरा खराब करके रखा, और अपनी हेल्थ पर कभी ध्यान नहीं दिया। हेल्थ पर ना ध्यान देने से इन्हें कमजोरी, लेथार्जी, टायर्डनेस, ब्रेन में कंफ्यूजन बनने जाती थी, स्लगिशनेस थी। अलग अलग चीजें इनको बहुत कम उम्र में ही होने लगी, जो आज भी हम देखते हैं कि बच्चों में हो रही हैं। आज के समय में बच्चे ना खेलते कूदते हैं, ना बाहर निकलेंगे, ना ऑक्सीजन मिल रही है, उनको खुद को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। बच्चे को मिलने की बात अलग है, उसको तो बाद में मिलेगी। उनको खुद को ही ऑक्सीजन नहीं मिल रही, खुद को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे। तो ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन ये बात, ये लोग इस चीज से बेखबर थे कि जो ये लोग कर रहे हैं इस समय, खाना देर से खाना, उठना बैठना सब इनका गड़बड़, उससे एक ना एक दिन इनको इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाएगी, यानी कि टाइप 2 आ जाएगी। तो इन लोगों ने जो अपने साथ जवानी में किया, कि अपना ख्याल नहीं रखा ठीक से, तो ये लोग बेखबर थे अभी भी, इनको नहीं पता कि क्या होने वाला है इनके साथ। पढ़ते रहे, आगे जाके कॉलेज में आ गए, वहां पढ़ाई शुरू की। पढ़ना भी कैसे, रात को 12 बजे, रात को 1 बजे पढ़ लिए, फिर सो गए, सुबह 8 बजे 10 बजे जब मर्जी उठ गए। तो पिताजी का राज है वहां पे, क्योंकि तो उठना बैठना सब खराब है। लेकिन ये लोग फिर से बेखबर थे कि ये जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इनसे रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, खाना टाइम पर ना खाना, अपनी आंखों को स्ट्रेस देना, ब्रेन को स्ट्रेस देना, बॉडी को स्ट्रेस करना, बॉडी को प्रताड़ित करना, ये इससे एक ना एक दिन तो इनका जो सर्काडियन रिदम है बॉडी का, वो बिगड़ेगा जरूर। सर्काडियन रिदम बिगड़ेगा, सोने उठने का नियम खराब है, तो इनका पीनियल ग्लैंड खराब होगा, मास्टर ग्लैंड खराब होगा, इनका सारा बॉडी का सिस्टम खराब होता जाएगा, क्योंकि हमारा पीनियल ग्लैंड इस रोशनी से एक्टिवेट होता है। रोशनी बंद होगी तो ये एक्टिवेट होगा,
रोशनी चलती रहेगी तो ये एक्टिवेट जल्दी नहीं होगा। कुछ समय और बीता, इनकी शादी भी हुई। जैसे ढंग से होनी थी वैसे हुई, अच्छा चला सब कुछ। फिर कुछ समय बाद फिर से नौकरी पे लगे। नौकरी भी कैसी, सुबह गए, शाम को आए, रात को सो गए, खाया पिया सो गए, सुबह उठे फिर गए, ये एक साइकिल चलती थी इनकी। ऑफिस नहीं गए तो पूरे दिन बैठ कर लैपटॉप पे काम करते रहे। ना कोई फिजिकल वर्क, ना कोई ऑक्सीजन, ना कोई प्राणायाम, कुछ भी नहीं के लाइफ में, सिर्फ बाहर का जंक फूड खाना, अपने बॉडी को खराब करना, अपने जीवन को खराब करना। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कभी कि आने वाले समय में क्या होगा। अभी भी काम करते करते कभी रात को 12 बजे सो रहे हैं, अपनी आंखों को स्ट्रेस दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि दोनों लोग जब एक साथ करे जा रहे हैं चीजें, ये कि लाइफ स्टाइल दोनों ने खराब कर रखी है। यदि एक व्यक्ति भी सही चलता हो वो दूसरे को संभालने के प्रयास करता है, लेकिन किसी व्यक्ति ने किसी को संभालने का प्रयास नहीं किया। उसने सोचा कि जो ऐसा चल रहा है चलने दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम क्यों मतलब रखें, पूरी दुनिया खा रही है, पूरी दुनिया को 12 बजे सो रही है, तो हम क्यों सोए, उनको तो कुछ होता ही नहीं है, हम क्यों, हमें क्या होगा। यही सोचते रहते थे वो लोग भी कि हमें कुछ नहीं होने वाला। खाना पीना बिगड़ा था तो समस्या आने लगी। कभी गैस बन गई, पेट दर्द हो गया, एसिडिटी हो गई, सर में दर्द हो गया, कभी नींद नहीं आती थी, पूरे दिन थकावट रहती थी, क्योंकि इन्होंने शुरू से अपना बॉडी को खराब करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। इसके बाद डॉक्टर पे जाना शुरू किया। डॉक्टर ने फिर दवाइयाँ लिखनी शुरू कर दी, दवाइयाँ खाते रहे। समस्या बढ़ने लग गई, वेट बढ़ गेन होने लगा, को कॉन्स्टिपेशन बढ़ने लग गया। ऐसे करते करते ये दो लोगों में बिल्कुल अपने आप को खराब करना शुरू कर दिया। फिर समय बीता, जो लेडीज थी गीता थी, प्रेग्नेंट हुई। प्रेगनेंसी में भी उस लेडीज को क्या हुआ, थकावट रहने लगी, कॉन्स्टिपेशन रहने लगी, स्किन पर रैशेज रहने लगे, बाल रूखे थे, झड़ जाते थे जल्दी, मसल में क्रैम्प्स आने लगे, जिसका उन्होंने तब भी कोई इलाज नहीं किया, कभी कोई समाधान नहीं हो पाया, क्योंकि इस टाइम पर भी गोली तो कोई काम करती नहीं है। उस वक्त उन लोगों को तब भी कोई समस्या में हल नहीं मिला। कुछ ना चलता रहा। ना उन्होंने इस चीज पर गौर किया कभी कि आज जो हम कर रहे हैं उससे कल को क्या नतीजा निकलेगा, हमारे बच्चे पर क्या नतीजा होगा, यही कभी देखते ना हुए। एक टाइम आया जब डिलीवरी भी हुई। डिलीवरी करते समय भी कहीं ना कहीं डॉक्टर ने कोई एक कमी पेशी छोड़ी। डिलीवरी ठीक से भी नहीं हुई। बच्चा पहले जन्म हुआ, उस समय उसने रोया भी नहीं। ये चीजें नेग्लेक्ट करते हुए भी, जब पता सब है उन लोगों को भी कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन उस समय इलाज के बाद भी जो चीजें बिगड़ चुकी हैं उस समय, उसको ठीक करना किसी के भी एलोपैथी में या कहीं भी इतनी जल्दी संभव नहीं हो पाता। बच्चा पैदा भी हुआ, उस टाइम पे सबको ठीक लगा कि चलो नॉर्मल है ये, ठीक है, बच्चा ठीक से रहने लगा, रोता बहुत था। हो सकता है नॉर्मल बच्चा हो, बच्चों से तो अलग भी हो, तब रो रहा है वो, ठीक है, ग्रोथ होती रहेगी। समय बीतता गया, चलो उसकी ग्रोथ बढ़ती रही। सोता बहुत था, अगर उठेगा तो उठा रहेगा, सोएगा तो सोएगा, रोता बहुत ज्यादा था। करते करते उसकी और ग्रोथ हुई, फिर वो बच्चों के साथ खेलने लगा। खेलते टाइम भी कभी वो चीखता, कभी चिल्लाता, कभी हंसता, कभी मारना शुरू कर देता दूसरे बच्चे को, कभी नोचता उसको, कभी एकदम से शांत हो जाता, कभी रोता, कभी कुछ करता, कभी कुछ करता। पेरेंट्स को लगा ये नॉर्मल होगा, बच्चे तो ऐसा करते ही यहाँ फिर। लेकिन उनको अभी भी अंदाजा नहीं था कि ये जो साइन है, सिम्टम है, किस चीज के हो सकते हैं ये। कभी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। समय फिर बीतता रहा ऐसे ही। बच्चा जब बड़ा हुआ, चलने लगा, तो चलने में परेशानियां आने लगी। चल नहीं पाता था, गिर जाता था, पैर टेढ़े मेढ़े होने लगे, हाथ पैरों में जान नहीं आती थी, उठने में समस्या आती थी, चीजों को समझना। कोई अगर बॉल उठानी है तो बॉल मेरे को ऐसे पकड़कर उठानी है, ये लेट जाना है पूरा उठाने के लिए। इनको कहते हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज, वो सब खराब थी। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ठीक नहीं थी, चीजों को समझना, कि अगर मेरे सामने कोई चीज रखी है, उसको मेरे को साइड से निकलना है कि उस पर जगह ठोकर मारनी है। ये चीजें ऑटिज्म के बच्चों में देखने को मिलती हैं। लेकिन उनको फिर भी अंदाजा नहीं लगा, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी उन लोगों में। फिर समय बीता, फिर जब बच्चे में एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि चीजें हद से पार होने लगी। बच्चा बहुत रोने लगा, बहुत मारपीट करने लगा, बहुत गुस्से में रहने लगा। तो इनको इसका हल नहीं मिला। हल ढूंढने के लिए इन्होंने डॉक्टर के पास जाना ठीक समझा। फिर जब इन्होंने देखा कि बच्चा पढ़ाई के लिए भी जा रहा है स्कूल में, लेकिन वह पढ़ाई नहीं कर पा रहा, अक्षरों को पहचान नहीं पा रहा, हाथ की हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, टीचर कंप्लेंट करती है बार बार कि ये बच्चा ठीक नहीं पढ़ रहा, जितना मर्जी इस पर जोर लगा लूं ये पढ़ नहीं पा रहा। दूसरे बच्चों के मुकाबले कुछ तो इसमें अलग था, जो इसको बाकी बच्चों से अलग नोटिस करवाता था लोगों को कि हाँ ये कुछ तो अलग चल रहा है लोगों से। तो तब भी बात समझ में नहीं आती थी उन्हें। उस समय क्या हुआ, इतनी चीजें होना एक घर में इतना डिप्रेशन का माहौल क्रिएट करती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते यहाँ बैठ के। घर में इतना परेशानी, इतना उनको स्ट्रेस होता था इस चीज का कि हमारे बच्चे में क्या अलग आ गया ऐसा कि वो बाकी बच्चों ऐसा नॉर्मल बिहेव नहीं कर पा रहा।
ये सिर्फ चीज चलती रही, वो परेशान रहने लगे, घर में तनाव का माहौल रहा। तनाव का माहौल रहने से बाद में कंप्लेंट्स आती थी उनकी बच्चे के लिए कि आपका बच्चा ठीक नहीं पढ़ रहा। बच्चे के लिए कंप्लेंट, स्कूल से टीचर कंप्लेंट कर रही हैं, बाहर पड़ोसी कंप्लेंट कर रहे हैं कि तुम्हारा बच्चा मारपीट करता है, उधर से कोई कंप्लेंट कर रहा है तुम्हारे बच्चे ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। इतना उनके में तनाव बढ़ता गया कि रोज आए दिन घर में लड़ाइयाँ होने लगी कि तुम्हारी गलती है, नहीं तुम्हारी गलती है, इसकी गलती है, उसकी गलती है। इतना करते करते घर में तनाव बढ़ा, तनाव बढ़ने से भी वो बच्चे पर गलत असर पड़ने लगा। हमेशा याद याद रखना चाहिए कि यदि घर का माहौल ठीक नहीं है, तो चाहे हेल्दी बच्चा भी क्यों ना हो, वो तब भी बीमार होने लगेगा। जब घर का माहौल बिगड़ा तो बच्चे के हालात भी बिगड़ते गए। फिर उन्होंने समझा कि एक बार डॉक्टर को दिखा दिया जाए, समझ तो आई दिक्कत क्या है। तब डॉक्टर ने डायग्नोस किया, सब कुछ देखा परखा, उसको समझा, और ये बात समझ में आई कि इसको है तो कोई ब्रेन रिलेटेड दिक्कत। बाद में पकड़ आता है कि ये ऑटिज्म है। ऑटिज्म बढ़ता कैसे है, होता कैसे है। अब डॉक्टर के बाद जब उसने समझ में आई चीजें, डॉक्टर ने समझाया कि या तो तुमने पहले परहेज नहीं रखा, हेल्दी लाइफस्टाइल तुम्हारी ठीक नहीं थी, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी थी, स्ट्रेसफुल लाइफ रही, फूड एलर्जी, सेंसिटिविटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, पेट में दिक्कत, जेनेटिक डिसऑर्डर किसी को कभी पहले रहा है क्या, या कभी रेडिएशन के ज्यादा आसपास रहना, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, इतने बड़े बड़े टावर लगे हुए हैं हमारे आसपास, उसकी रेडिएशन भी बच्चों को खराब करती हैं। केमिकल का एक्सपोजर, पोल्यूशन इसमें हमारे एयर में इतना ज्यादा है, पानी में हेवी मेटल बहुत ज्यादा है, मेडिकेशन उन्होंने कभी लिया माँ बाप ने, वैक्सीनेशन कभी हुई हो, वैक्सीनेशन के बाद भी बहुत बच्चों को दिक्कत आती है ये वाली। इतने सारे जब उन्होंने समझे तो पता चला कि हाँ बच्चे को ऑटिज्म ही है। और ऑटिज्म कैसे हुआ है, क्योंकि माँ बाप की लापरवाही इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया पहले। अपने ऊपर ना ध्यान देने से ना शरीर में कोई विटामिन, ना कोई मिनरल, ना कोई न्यूट्रिएंट, ना पूरी तरह से कोई एक अंग काम कर रहा है, पूरी बॉडी खराब हो रखी है। और गुरुजी हमेशा कहते थे ये बातें कि अगर माँ खराब है, माँ के जो बॉडी सिस्टम खराब है, उस चीज से बच्चा ज्यादा अफेक्ट होगा, बच्चे में ज्यादा समस्याएं आएंगी। फिर क्या होता है, फिर उनको समझ में आता है कि ऑटिज्म के सिम्टम क्या होते हैं, अर्ली सिम्टम। तो फिर डॉक्टर ने ये चीजें समझाई कि बच्चा या तो बहुत डरा हुआ रहेगा, बहुत गुस्सा करेगा, वो अकेला खेलना पसंद करेगा, दूसरे बच्चों के साथ नहीं, वो अकेला ही खेलेगा। उसको तेज आवाज से सेंसिटिविटी होगी, तेज आवाज सुनते ही वो कानों को ऐसे बंद करके रखेगा और चीखेगा, चिल्लाएगा, आंखें बंद कर लेगा, वो तो सिकोड़ लेगा बिल्कुल। ठीक से चल नहीं पाएगा, तो वॉकिंग करेगा, तो पे चलेगा, लोगों से आई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। हम अभी जब बात करते हैं तो आंखों में आंखें देखकर बात करते हैं, लेकिन वो जब देखेंगे तो ऐसे इधर उधर आंखें इधर उधर होती रहेंगी, उधर देखेंगे इधर देखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाएगा। कोई मान लीजिए कोई डेंजर भी है, हम कहें कि इसको हम बोलें कि रुक जा तू रुकेगा नहीं, कोई गाड़ी आसपास आ गई तो उसको पहचान नहीं पाएगा, इतनी उसमें डेवलपमेंट नहीं है। डिले स्पीच डेवलपमेंट, यानी कि वो बोलने में इसकी दिक्कत रहती है, किसी को टच करने नहीं देगा, बात करने में कोई वो आपके सहयोग नहीं करेगा, आप कुछ बोलोगे तो वो चुप रहेगा, आप चुप रहोगे वो बोलेगा। ऐसे करते करते बहुत सारे सिम्टम क्यों मिलाए गए तो पता लगा कि बच्चे को ऑटिज्म है। ऑटिज्म में भी अलग अलग लेवल देखने को मिलते हैं कि शुरू शुरू में तो बच्चा सोशल लाइफ से घुलना मिलना पसंद नहीं करेगा, बहुत ही रिजिड बिहेवियर होगा। रिजिड मतलब घुलना मिलना कम होगा उसका। अब जनरली बच्चे क्या होते हैं, एक बच्चा दूसरे से मिला तो फटाफट उनकी दोस्ती भी हो गई, खेलना भी शुरू कर दिया। लेकिन जो ऑटिस्टिक बच्चा होगा वो बिल्कुल अलग जाके बैठ जाएगा, उसको जितना मर्जी खींच के ले आएंगे फिर से भाग जाएगा वहां से, क्योंकि इसको घुलना मिलना खेलना किसी से बात करना इंटरेक्शन करना पसंद ही नहीं है। कुछ लाइफ स्किल से या फिर कुछ थेरेपी पे उसमें चीजें हमें आराम मिलता है, लेकिन उसका इलाज पूर्णतः वहां पर नहीं हो पाता। फिर बाद में आता है कि इसको सोशल बिहेवियर बिल्कुल खराब होते जाता है, बात करते करते भाग जाएगा, बात करते करते लड़ाई करना शुरू कर देगा, कुछ स्पेसिफिक चीजों पर ही बात करेगा, जो चीजें अच्छी लगती हैं उन पर ज्यादा बात करेगा, नहीं करेगा तो उसमें ज्यादा इंडल्ज रहेगा, काम करता रहेगा। बाद में इतनी दिक्कतें हो जाती हैं कि वो बिल्कुल ही बात नहीं करेगा, लड़ाई करना शुरू कर देगा अपने माँ बाप से, अपने घर वालों से। तो उसमें हमें उनको पता चला कि ऐसे बच्चों को बहुत ही संभाल कर रखना पड़ता है, बहुत ही प्यार से रखना होता है। फिर बात समझ में आई कि इनकी एग्रेवेशन कैसे होती है, मतलब ऑटिज्म के जो सिम्टम्स है वो बढ़ते कैसे हैं। तब पता चला कि ऑटिज्म के सिम्टम एनवायरमेंटल फैक्टर से बढ़ते हैं। बच्चा टाइम बंद रहेगा एक जगह पर, बाहर नहीं निकलेगा तो सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा ही नहीं वहां से। सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा तो वो आगे जाके अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। फिर बार बार उसको डांटना, घर का माहौल ठीक नहीं रहना, उसके खाने में समस्या होना, खाने में उसको मैदा मिलता रहेगा, ग्लूटन मिलता रहेगा ज्यादा, तो वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। फिर बार बार कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया होना, पेट में दर्द होना, क्योंकि जैसा हमने भी देखा, इनकी मम्मी को पहले हाइपोथायराइडिज्म वाले सिम्टम थे।
तो ये बात लाजमी थी कि इस बच्चे में भी कॉन्स्टिपेशन रही होगी। लेकिन इसके माँ बाप ने वो चीजें नोट नहीं की कि इतने छोटे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन कैसे हो गई। उल्टी आना, डायरिया होना कुछ समय तक बात समझ में आती है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज चलना, वो बात नोटिस करने वाली होती है कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, उसका बोल नहीं पाना। फिर अगर माँ में थायराइड की दिक्कत थी, तो बच्चे में भी वो थायराइड की दिक्कत आई होगी, और थायराइड से हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल देखा अभी। फिर जब बात डॉक्टर से हुई, डॉक्टर से मतलब है एक मेडिकल कंसल्टेंट, चाहे वो न्यूरोथेरेपिस्ट हो, कोई भी थेरेपी का हो, कोई भी पैथी का हो, जिससे भी हमने उन्होंने कंसल्ट किया, तो पता लगा कि ऐसे बच्चों में ये सिम्टम्स आते हैं। आपने जो भी पहले लापरवाहियां की थी, उसकी जो नतीजा है वो बच्चे में दिख रहा है अभी। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? ठीक करने का रास्ता भी यही है कि पहले माँ बाप को उसमें रिसर्च करनी चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए कि ये चीज है क्या, ऑटिज्म होता क्या है, क्यों होता है, हमने क्या गलतियां कर दी पहले। इसमें गलतियां ये होती हैं आमतौर पर आजकल सब में देखने को मिलेंगी, कि आजकल सभी जो पेरेंट्स होते हैं, कपल्स होते हैं, नए हों चाहे पुराने हों, उनका खाने पीने पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता। चाहे उनकी प्रेगनेंसी भी क्यों ना हो, वो उस टाइम भी खाने में परहेज नहीं रखेंगे। और उनको लेकिन इसका अंदाजा नहीं होता, अगर ये कोई खाना नुकसान कर गया मेरे को किसी खाने से बीपी हाई हो जाए, गैस बन जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए, एलर्जी हो जाए कोई, तो क्या पता मेरे बच्चे में भी वही दिक्कत आ जाए। बात नोट करने वाली है। जब इन लोगों ने, दोनों पेरेंट्स ने देखना शुरू किया, तो उनको समझ में आया कि ऐसे बच्चों में हंस के खेल के बात करने से काम चल सकता है। मारपीट जितना ज्यादा करेंगे हम, उतने बच्चे डिले होगा, इनका ठीक होना, डेवलपमेंट और डिले होता जाएगा। खेलना कूदना, इनके साथ एंजॉय करना, इनको बाहर लेकर जाना, इन चीजों से बच्चों में इंप्रूवमेंट आती है। दूसरी इंप्रूवमेंट कैसे आएगी? कि नेचर के साथ कनेक्ट करना। आजकल जो बच्चे देखने को मिलेंगे, इन्होंने भी क्या गलतियां की हैं, ये खुद भी फोन में लगे रहते थे, बाद में बच्चे को भी फोन पकड़ा दिया, वो भी फोन में लगा रहता है, पूरे टाइम लगा रहेगा, उसका दिमाग वहीं लगा रह गया, एडिक्शन हो गई उसको फोन की। फोन के एडिक्शन होने से उसका फिर डेवलपमेंट कम हो गया, धीमा हो गया, और वो हाइपर होता जाएगा। उसको हाथ में फोन पकड़ा भी दिया और फोन ले लिया, तो वो चीखेगा, चिल्लाएगा, मारेगा। वहां पर फिर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो पेरेंट्स क्या करेंगे? बच्चे को फिर से फोन पकड़ा देंगे कि ये ले ले, वापस ले ले। ऐसे कर करके बच्चा अपना मनमानी करेगा, कहें या उसकी मजबूरी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत शुरू होती है एक जगह से। वही दिक्कत जो होती है बाद में एक बड़े समस्या में तब्दील हो जाती है, जैसा हमने अभी देखा इनकी राहुल और गीता की स्टोरी में, कि कैसे इनकी खुद की गलती थी सारी वो, कि इन्होंने खुद की हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया। खुद की हेल्थ पर ध्यान न देने से खुद का बॉडी इतनी खराब हुई कि बच्चे को वो सफर करना पड़ा लंबे समय तक। फिर बाद में क्या आता है? अच्छी डाइट, अच्छा खाना पीना, में हम नॉनवेज नहीं रखेंगे, सिर्फ जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, अच्छे फल जो उसको फायदा करेंगे, वो उसको देने से फायदा होगा। और इन चीजों से हमने जो स्टोरी देखी अभी राहुल और गीता की, उनका बच्चे में कुछ फर्क आने लगा। दूसरा आता है ट्रीटमेंट वगैरह करना इत्यादि, वो सब तो है ही है। लेकिन सबसे पहली चीज जो हम हमेशा कहते हैं कि लाइफ स्टाइल सबसे ज्यादा जरूरी है। थेरेपी थेरेपी बंदा दवाई आज ले लेगा, कल ले लेगा, लेकिन रोज उसको सिखाना भी जरूरी है, और उसकी लाइफस्टाइल भी ठीक करनी जरूरी है। अगर ये चीजें ठीक हैं, तो सब चीज ठीक है। इसमें शायद आपने एक चीज गौर की हो, कि सबसे जरूरी होगी हेल्दी लाइफ। अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, अच्छा महसूस करो, और उसमें हमेशा कसरत करते रहो। अगर हम खुद करेंगे तो वही चीजें बच्चा देख कर करेगा, वही चीजें आगे वो जब खुद करेगा, तो वो अच्छा महसूस करेगा, उसकी बॉडी काम में रहेगी। जितनी वो बॉडी को अपना काम दिलवाएगा, अच्छा काम करेगा, उतना वो जल्दी डेवलप करेगा। अगर यही चीजें वो पहले करके रखते हैं, तो कभी दिक्कत ही ना आती है। इसमें शायद आपने कभी एक चीज नोट की कि नहीं की, हमने जब शुरू किया था, कुछ पिक्चर ऐसी थी, कार्टून जैसी थी। कार्टून का मतलब है इन्होंने अपनी जिंदगी को मजाक बना के रखा हुआ था, कहीं सीरियसली कहें, सख्ती से कहें, लेकिन उन्होंने किया। अपनी जिंदगी को सीरियसली नहीं लिया, एक मजाक के तौर पर ले लिया कि हम कुछ भी करते रहेंगे, बाकी जो मर्जी दुनिया करते रहे, हम उससे मतलब है ही नहीं। अगर कुछ लोग गलत कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छा भी तो कर रहे हैं वहां पे, उसके साथ साथ हमने अच्छे को क्यों नहीं देखा? गलत को ही हमने क्यों देखा कि वो बंदा गलत कर रहा है, उसको तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं भी गलत करूंगा आपसे, मैं अच्छा करूंगा ही नहीं, कसम खा लूंगा मैं आपसे। बात वहीं की वहीं फिर धरी की धरी रह गई। अगर मान लिया जाए हमने बुरे को ना देख के अच्छे को देख लेते हैं, कि वो बंदा परहेज करता है, वो बंदा फिट है, वो बंदा घूमता फिरता है, वो हेल्दी है, फलाना है, हम उसको देख के ठीक हो सकते थे। लेकिन हमारे में एक कमी रही कि हमने देखा उसको जो ये गलत कर रहा है, उसको देख के हमने अपनी जिंदगी को सत्यानाश कर लिया, अपनी जिंदगी का अपने आगे आने वाली जनरेशन को भी दिक्कत में डाल दिया। और हो सकता है इनके जेनेटिक भी रहे हों, लेकिन उन चीजों को एग्रावेशन देने के लिए इन्होंने जो अपने लाइफस्टाइल को खराब किया, बिल्कुल ही अपने बॉडी पे जुल्म चढ़ा दिए, उससे इनके बच्चों को दिक्कत आई। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि सिर्फ गलती इनकी ही है,
गलती कहीं ना कहीं वो सोच की भी है जो इनको इस तरफ लेके आई। कहीं ना कहीं प्रवृत्त भी हैं बच्चे के, कुछ संस्कार कहीं पहले के, जो इसको ये सफर करना पड़ा। लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव है कि ट्रीटमेंट दें, कुछ भी करें, इससे पहले उनको घर में काउंसलिंग करना, उनको समझाना बुझाना, कुछ भी करना, लेकिन उनको ये विश्वास दिलवाना कि हम आप जो करेंगे, आपकी जैसी लाइफ चलोगी, बच्चा वही कॉपी करेगा। आगे से इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपको। इसीलिए जो हमने शुरुआत की थी वो ऐसी पिक्चर से की थी जो कि कार्टून जैसी दिखती है, जो रियलिस्टिक नहीं है। यानी कि अपनी जिंदगी में इन लोगों ने पहले बिल्कुल ही वो डाउन करके रखा था, मजाक की तरफ लिया हुआ था, लेकिन जैसे जैसे स्थितियां बदलती गई वैसे वैसे इनके रंग भी बदल गए। जैसे जैसे स्थितियां खराब होती गई, इन्होंने खुद का डेवलप किया। अगर ये डेवलपमेंट पहले लेके आते तो शायद इतनी खराब स्थितियां कभी नहीं आती। इससे पहले कुछ गलत हो पाए, गलत हो जाए आगे जाके, वो लर्निंग ले हम पहले ही ले लें। जो लर्निंग इन्होंने कई साल बाद ली, कई धक्के खा के ली, कई परेशानियों के लिए, अगर यही लर्निंग इन्होंने पहले ले ली होती, इन चीजों का पहले जान लिया होता, तो शायद ये दिक्कत इनको नहीं झेलनी पड़ती। और यही झेलनी, अगर ये भी दिक्कत ना झेलते तो बच्चे को भी ना झेलनी पड़ती। हालांकि वो उसके अब अपनी दिक्कतें हैं, अपनी तरफ हैं, उसमें कुछ हम कह नहीं सकते कि क्या होता था। लेकिन कहीं ना कहीं जो माँ बाप समस्या कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, हम उनको जरूर सुधार सकते हैं। इसको देखते हुए गुरु जी ने कुछ दो चार शब्द लिखे हैं अपने वेद में, उसको एक बार हम जानेंगे। कुछ अन्य कारण जिनसे मतलब माता को, उनको प्रेगनेंसी में क्या दिक्कत होती है, कि ऑटिज्म हो जाता है, कॉजेज क्या है उसकी। रिश्तेदारी में, माने रिश्तेदारी में शादी का होना, किस चाचा में, मामा में, मौसी की लड़की से शादी करना, इससे भी बच्चों में जीन संबंधित विकार आ सकते हैं, जिसके कारण मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी बीमारियां आती हैं। यदि स्त्री गर्भावस्था में कोई जेनेटिक तकलीफ में आती है, तब बच्चे में वह भी जेनेटिक तकलीफ आ सकती है, जेनेटिक डिफेक्ट आ सकता है। उदाहरण के तौर पर डाउन सिंड्रोम, जिसे मंगोल बच्चे भी कहा जाता है। फिर माँ बाप के गलत आदतों से बच्चों पर असर पड़ता ही है, क्योंकि 9 महीने माँ के गर्भ के अंदर रहता है, सो माँ का व्यसन उससे ज्यादा इफेक्ट करता है, यानी नुकसान पहुंचाता है। मजदूर वर्ग की औरतों में बॉडी या बीड़ी या गुटखा ज्यादा खाया जाता है, और हाई क्लास में सिगरेट और शराब ज्यादा पी जाती है। इन सब का प्रेगनेंसी में बच्चों पर बहुत गलत असर पड़ता है, और इन सब व्यसनों के कारण ही बच्चों में विकलांगता आती है। अगर स्त्री का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, तो उसमें उसकी इम्यूनिटी डाउन मानी जाती है। यदि आप प्राकृतिक तरीके से, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी के तरीके से भी बच्चों में उनका फर्टिलाइजेशन किया जाता है, तो भी समस्या आ सकती है। स्त्री ने बहुत ज्यादा पेन किलर यानी दर्दनाशक या स्टेरॉइड की गोली ले ली हो, तो भी बच्चे का लीवर परिणाम स्वरूप बहुत ही खराब हो सकता है। फिर आता है प्रेगनेंसी के दौरान टेस्ट करने के बाद यदि डॉक्टर बताए कि विटामिन की गोली लेनी पड़ेगी, विटामिन बहुत कम है, तो उसे बंद नहीं करना चाहिए। अगर आपको पता हो कि खाने पीने में उचित सलाह दें, या उन्हें किसी तरह के डाइटिशियन संपर्क कराएं, लेकिन उनका जो डाइट है उसको ठीक कराना जरूरी है, क्योंकि अगर विटामिन की कमी होगी, हम जो देखते हैं बच्चों में देखेंगे कि बेटा ये तो B12 वाला है, ये तो वायरल वाली बॉडी है, ये तो फॉलिक एसिड वाला है, तो वहीं देख के हमें पता चलता है कि माँ में कई दिक्कत थी पहले। अगर ये पता चल जाए, बच्चे में इतना करना आसान होता है। जैसे जैसे पेट बड़ा होता जाएगा, वैसे हार्ट और लंग्स पर प्रेशर पड़ेगा, और जब हाई BP हो तो बच्चे के ब्रेन की आर्टरी फट सकती है। इसलिए साधारण ऐसे बच्चों को जन्म देना, जन्म के बाद 48 आवर्स तक ऑब्जर्वेशन यानी निगरानी में रखा जाता है, ताकि अगर जान को खतरा हो तो तुरंत बचाया जा सके। अगर औरत को प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी महीने में वाइट डिस्चार्ज हो रहा हो, या अचानक ब्लीडिंग या दर्द हो रहा हो, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वैसे तो माँ का रक्त और बच्चे का रक्त अलग होता है, तो उनके ब्लड ग्रुप भी अलग अलग हो सकते हैं। अगर माँ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, तो उसकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकारक क्षमता कम होती है, और प्रेगनेंसी के 9 महीने के दौरान ब्लीडिंग हो तो कोई मुश्किल आ सकती है। सभी औरतों को नियमित चीजें जरूर खानी चाहिए: पालक, अमरूद, दूध, दही, मूली, गुड़, एवं सुबह की धूप में आधे घंटे तक बैठना चाहिए। ये लो BP, हीमोग्लोबिन की कमी और कैल्शियम की कमी से बचाएगा। अब इसमें आप कभी सोचेंगे कि ये क्या हुआ, क्या कहानी हो गई अभी ये, लेकिन इसमें आपको पता नहीं चलेगा, बहुत बहुत ही जबरदस्त डायग्नोसिस इसमें छुपा हुआ है। और वो ढूंढना भी आपको है कि इतना हमने बात की, जो बात की है सारी, वो सारी बात हिस्ट्री पर हुई है। डिटेल हिस्ट्री जो हम बार बार बोलते हैं, डिटेल क्या है, हिस्ट्री क्या है, वो हिस्ट्री सारी डिस्कस हो चुकी है इसमें, डिटेल भी सारी डिस्कस हो चुकी है। कि बच्चे से क्या सवाल पूछने हैं, इनके माँ से सवाल क्या पूछने हैं, बाप से क्या सवाल पूछने हैं, वो सब इसमें हमने पूरा एक घोल बना के इसमें डाल दिया है। और वो आपको लेना वहाँ आपका काम है। लेकिन जो आज हमने कराया है ये बिल्कुल अलग है। अगर इसको आप समझ लें अच्छे से,
तो बहुत ही आपको आसानी से डायग्नोस में मदद मिलेगी। सारा कुछ जो था ये निचोड़ था बहुत सारी क्लासेस का। ये एक शुरुआती क्लास है। इसके आगे भी और भी हम करेंगे, प्रयास करेंगे। गुरु जी का एक जो अल्फाज थे, जो शायद को पता हो या ना पता हो, गुरु जी बोलते थे, आई लव एवरीवन, आई लव एवरीथिंग। सबको प्यार करना, सबसे प्यार करना। कोई हमारे लिए पराया नहीं है, कोई हमारे लिए दुश्मन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमें सबसे प्यार करना चाहिए। और यही हमारे जो जीवन शैली है, हेल्दी रहने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। तो इसी के साथ बहुत आशा है आपको समझ आया होगा कि हमने जो कहानी करी है इतनी सारी, इसमें डायग्नोस छुपा हुआ है, क्योंकि को ढूंढना पड़ेगा डायग्नोसिस, लेकिन छुपा हुआ जरूर है। अगर परमात्मा ने बनवाया है तो कुछ ना कुछ तो इसमें जरूर होगा, बुलवाया भी उन्होंने ही है। तो गुरु जी का धन्यवाद अदा करते हुए, परमात्मा का धन्यवाद अदा करते हुए, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। परमात्मा का धन्यवाद, गुरु जी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी।